नमस्कार दोस्तों। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर छठवां चैप्टर है वो चल रहा है, जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण एवं वृक्षारोहण। ठीक है, इसकी ये सेकंड क्लास है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है पादपों के अंदर जल मार्ग। पादपों में जल मार्ग। देखो, इससे पहले वाला टॉपिक था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि पादपों में जल अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है। तो पादप है, उनकी जड़ों के अंदर जो मूल रोम पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, अवशोषक कारक, या फिर पत्तियां होती है उनके अंदर अवशोषक कारक पाए जाते हैं। ठीक है, उन अवशोषक कारकों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। अब वो जल का अवशोषण होने के बाद में जल है वो आगे विभिन्न भागों तक किस प्रकार से पहुंचता है। आज हम इस टॉपिक में यही अध्ययन करेंगे कि पादपों में जल मार्ग है वो क्या होता है, किस किस मार्गों के द्वारा जल है वो पादप के विभिन्न भागों तक या विभिन्न अंगों तक पहुंच पाता है, उसके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखो, पादपों में जल मार्ग है, ठीक है। तो पादपों में जैसे मान लो कि सबसे पहले जल है, ये एक पादप है, इसकी ये कोई एक जड़ है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं। इस पे यहाँ पे ये क्या पाए जाते हैं, मूल रोम। क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं। तो इन मूल रोमों के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जैसे मान लो कि ये मूल रोम है, ये जल का अवशोषण करती है, तो इसके अंदर क्या होता है, जाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, ठीक है। ये जाइलम किस प्रकार से जल का अवशोषण करता है, कहने का मतलब यहां से जल है वो जाइलम तक किस प्रकार से पहुंचता है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होने के बाद में वो जब वो जाइलम तक पहुंचता है, ठीक है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होने के पश्चात जब वह जाइलम तक पहुंचता है तो उसके लिए उसके पास कितने मार्ग होते हैं, 3 मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं, 3 मार्ग या 3 पथ होते हैं। 3 पथ होते हैं। इन 3 पथों के द्वारा जल है वो पादप के जाइलम तक पहुंचता है। इसमें देखो, एक तो होता है एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पथ, और तीसरा होता है रसदानीय पथ। अपने जो टॉपिक है पादपों में जल मार्ग, तो ध्यान से समझना कि पादपों में जब जल अवशोषण होता है, मतलब जड़ के बाहरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। तो उन मूल रोम द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके पश्चात जल कहाँ पहुँचता है, जाइलम तक। कहाँ पहुँचता है, जाइलम तक। और जाइलम से पादप के विभिन्न भागों तक है वो जल पहुँचता है। तो जाइलम तक जल को पहुँचने के लिए कितने पथ हैं, 3 पथ। कौन कौन से हैं, पहला तो है एपोप्लास्ट पथ, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पथ, और तीसरा होता है रसदानीय पथ। ये तीनों पथ याद रखना, इस चैप्टर के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पथ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर देखो, ये पथ किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से जल है वो इन पथों से आगे बढ़ता है, एक भाग से दूसरे भाग तक किस प्रकार से पहुंच पाता है। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहला पथ है जिसका नाम क्या है, अपलवक। अपलवक, या इसका दूसरा नाम होता है एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ, ठीक है। सबसे पहला पथ कौन सा हो गया, अपलवक या एपोप्लास्ट पथ। दूसरा पथ है वो होता है संलवक। दूसरा कौन सा होता है, संलवक। दूसरा पथ है वो कौन सा है, संलवक या सिम्प्लास्ट पथ इसको हम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट पथ। और तीसरा होता है जो सबसे अंतिम होता है, जिसको क्या बोला जाता है? रसधानीय, या इसका दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिक्तिकीय पथ। पथ, ठीक है। सबसे अंतिम होता है वो कौन सा होता है? रिक्तिकीय पथ। ये 3 पथ होते हैं जो पादपों का जल मार्ग होता है। अब देखो, इसको हम समझना है हमें। तो जैसे मान लो कि ये एक पादप कोशिका है, ठीक है। ये मान लो एक कोई पादप कोशिका है। ये आगे ये एक कोशिका है और ये कौन सी है? दूसरी कोशिका है। इसके अंदर देखो, ये कौन सा है? रसधानी, या इसका नाम क्या है? रिक्तिका, ठीक है। यहां पे क्या पाया जाता है? जो बीज का भाग है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? जीवद्रव्य। यहां पे ये पूरा कंप्लीट, ये क्या है? जीवद्रव्य, ठीक है। और ये क्या है? कोशिका भित्ति, जो सबसे बाहर का भाग होता है, ठीक है। सबसे बाहरी आवरण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, ठीक है। तो देखो, जल है वो इस एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। इसके लिए कितने पथ हैं उसके पास में? 3 पथ हैं। सबसे पहला पथ कौन सा होता है? एपोप्लास्ट पथ। इसमें जल कहां पे पहुंचता है? जैसे ये भाग होता है ना, ये मतलब निर्जीव भाग, पादप का निर्जीव भाग क्या होता है? जैसे बाइचोल, ठीक है। छाल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव भाग। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की त्वचा पाई जाती है, उसमें सबसे ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है? निर्जीव होता है। उसी प्रकार पादपों के अंदर भी क्या होता है कि जो सबसे बाहर की तरफ जो छाल पाई जाती है वो क्या होती है? निर्जीव। तो कौन सा? देखो, ये कोशिका भित्ति का ये भाग, ये कंप्लीट। यदि जल इसके अंदर बहता है, ध्यान से सुनना, यदि जल इसके अंदर बहता है मतलब जो सबसे बाहरी है, तो उस पथ को तो हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्टिक पथ बोलते हैं। परिभाषा मैं बता दूंगा, अभी केवल और केवल समझ लेना। 3 पथ है। सबसे पहला पथ कौन सा हो गया? एपोप्लास्ट पथ हो गया। तो यदि जल इसके अंदर बहता है, सबसे बाहर वाला, तो कौन सा हो गया? एपोप्लास्ट पथ हो गया। दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। यदि जल, जैसे ये क्या है? जीवद्रव्य है, तो यहां से यहां आ गया, ठीक है ना। इस जीवद्रव्य से इस जीवद्रव्य में आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट पथ बोलेंगे। और तीसरा है, यदि जल है वो इस रिक्तिका से या इसके अंदर आता है सीधा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रसदानीय पथ। समझ में आ गया होगा। तीनों पथ देखो, सबसे पहला पथ एपोप्लास्ट पथ। यदि जल, ये निर्जीव कोशिका है, उसमें बहता है। सिम्प्लास्ट, यदि जीवद्रव्य से जीवद्रव्य में आता है। और तीसरा रसदानीय, यदि इस रिक्तिका से इसके अंदर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रसदानीय या रिक्तिकीय पथ बोलते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, परिभाषा कैसे हमें लिखनी है कि पादपों में जल मार्ग, हेडिंग लगानी है अपने का। आज का जो अपना टॉपिक है पादपों में जल मार्ग, उसके अंदर अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले हमें यह लिखना है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होने के पश्चात जल है वो जब जाइलम तक पहुंचता है तो उसके लिए उसके पास कितने पथ होते हैं? 3 पथ होते हैं। कौन कितने होते हैं? 3 पथ होते हैं उसके पास। उन तीनों पथों के द्वारा आगे बढ़ता रहता है जल, ठीक है। अब भी बात यह आती है कि ये पथ कौन कौन से हैं? तो पथ सबसे पहला कौन सा है? एपोप्लास्ट है। दूसरा कौन सा है? सिम्प्लास्ट है। और तीसरा कौन सा है? रसदानीय या रिक्तिकीय होता है। तो सबसे पहले अपने को हेडिंग लगानी, ये चित्र भी है, ठीक है। ये आगे जैसे ये कोशिका हो गई, ये दूसरी हो गई, यहाँ तीसरी हो जाएगी, यहाँ चौथी हो जाएगी, ऐसे आगे बढ़ती रहती है। इसमें देखो सबसे पहला पथ कौन सा है अपने? एपोप्लास्ट पथ। तो एपोप्लास्ट पथ हम किसको बोलेंगे? यदि मान लो
एपोप्लास्ट पथ। सबसे पहले एपोप्लास्ट पथ के अंदर अपने को क्या लिखना है कि पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति के अंदर से होता है, उसे हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। परिभाषा आ गई होगी समझ में कि एपोप्लास्ट पथ हम किसको बोलते हैं कि निर्जीव कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित अवकाश, जैसे मान लो ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ठीक है। यदि पादपों में जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति में उपस्थित अवकाशों के माध्यम से होता है, उसे हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। समझ में आ गया होगा। सबसे पहला कौन सा होता है एपोप्लास्ट पथ। किसको बोलते हैं हम एपोप्लास्ट पथ? यदि पादपों में जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति में उपस्थित अवकाशों के माध्यम से होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे एपोप्लास्ट पथ बोलेंगे। अब देखो नंबर 2 कौन सा है सिम्प्लास्ट पथ। तो सिम्प्लास्ट पथ हम किसको बोलेंगे कि यदि मान लो पादपों के अंदर जल का प्रवाह है जीवद्रव्य, ये पूरा कंप्लीट जीवद्रव्य है, ये बाहर की तरफ, तो इस जीवद्रव्य से इस जीवद्रव्य में जो अंतर संबंध है, मतलब इन दोनों के मध्य जो अंतर संबंधी तंत्र पाए जाते हैं, अंतर संबंधी तंत्र पाए जाते हैं, यदि उनके द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिम्प्लास्ट पथ बोलते हैं, ठीक है। सिम्प्लास्ट पथ किसको बोलेंगे कि यदि पादपों के अंदर जल का प्रवाह है, यदि पादपों के अंदर जल का प्रवाह है दो माध्यम जीवद्रव्य के, ठीक है। यदि पादपों के अंदर जल का प्रवाह है एक जीवद्रव्य से दूसरे जीवद्रव्य में जो अंतर संबंध तंत्र पाया जाता है उसके द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिम्प्लास्ट पथ। सीधा सा याद रखो कि यदि जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है जीवद्रव्य के द्वारा होता है, ठीक है। यदि जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है जीवद्रव्य के द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे सिम्प्लास्ट पथ बोलेंगे। नंबर 3 तीसरा कौन सा है रिक्तिकीय पथ। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वह पथ जिसमें जल का प्रवाह एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका के अंदर होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे रसदानीय या रिक्तिकीय पथ। यदि एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका के अंदर जल का प्रवाह होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे रिक्तिकीय पथ। एग्जाम के अंदर इन तीनों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझना है अपने को। अगर मान लो बड़ा प्रश्न आ जाए, बड़ा प्रश्न कैसे बनता है कि पादपों में जल मार्ग को सचित्र समझाइए। तो देखो ये चित्र है, ये पहली कोशिका दूसरी कोशिका तीसरी चौथी आगे इसी प्रकार बनाते रहना, ठीक है। इस चित्र के अंदर देखो ये प्रवाह कौन सा होता है एपोप्लास्ट पथ का, जीवद्रव्य से जीवद्रव्य में सिम्प्लास्ट पथ का, और रिक्तिका से रिक्तिका के अंदर रसदानीय पथ का होता है। तीनों को अच्छी तरह से समझना है, तीनों की परिभाषा है वो अच्छी तरह से अपने को याद रखनी है। कैसे याद रखनी है कि पादपों में जल का प्रवाह कितने पथ हैं 3 पथ हैं। कौन कौन से हैं एपोप्लास्ट पथ सिम्प्लास्ट पथ और रसदानीय पथ। सबसे पहला कौन सा है एपोप्लास्ट पथ। किसको बोलते हैं जब पादपों के अंदर जल का प्रवाह है, जब पादपों के अंदर जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति के मध्य उपस्थित अंतर संबंधों के द्वारा होता है, ठीक है। जब पादपों के अंदर जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति में उपस्थित अंतर संबंधों के द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे एपोप्लास्ट पथ बोलेंगे। दूसरा कौन सा है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ हम किसको बोलेंगे कि यदि पादपों में जल का प्रवाह जीवद्रव्य से जीवद्रव्य के मध्य एक अंतर संबंध तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है एक अंतर संबंधी तंत्र का निर्माण होता है जीवद्रव्य से जीवद्रव्य के मध्य। तो इस जीवद्रव्य से इस जीवद्रव्य के अंदर हो जाता है सीधा तो उसको हम क्या बोलेंगे सिम्प्लास्ट पथ बोलेंगे, ठीक है। उसके पश्चात रसदानीय पथ किसको बोलेंगे कि एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका के अंदर जल का प्रवाह होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे रसदानीय या रिक्तिकीय पथ बोलेंगे। तो देखो ये हो गया पादपों के अंदर जल का प्रवाह, पादपों में जल मार्ग, ठीक है। पादपों में जल एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचता है तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पादपों के अंदर जल मार्ग है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से बना होता है। अब देखो आगे का टॉपिक,
अब देखो आगे का टॉपिक है वो है रसारोहण। कौन सा है? रसारोहण। देखो इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक कितने हैं? 2 टॉपिक हैं। कौन कौन सा है? जल का अवशोषण और रसारोहण। जल का अवशोषण है वो टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कैसे कि सबसे पहले जल का अवशोषण, पहला तो कौन सा होता है? सक्रिय अवशोषण। दूसरा कौन सा? निष्क्रिय अवशोषण हो गया। उसके पश्चात जल का मार्ग। तो जल का मार्ग के कितने पथ हैं? 2 पथ हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है एपोप्लास्ट पथ, जल के मार्ग के कितने पथ हैं? 3 पथ हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानी। तीनों पथों के बारे में पढ़ लिया हमने। अब जो अपना टॉपिक है वो अपना टॉपिक होगा रसारोहण। देखो रसारोहण का मैं आपको सीधा सा अर्थ समझाऊं तो रसारोहण का अर्थ क्या होता है कि जल है वो पादपों में जल है, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, पोषक पदार्थ है, उन सब का अवशोषण होने के बाद में वो पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे जड़ द्वारा अवशोषित होता है और पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर वो भोजन जड़ों तक पहुंचता है। तो रसारोहण क्या होता है कि जड़ द्वारा जैसे पोषक पदार्थ उनका अवशोषण हो रहा है या जल का अवशोषण हो रहा है, उसको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? रसारोहण बोलेंगे। ठीक है, जैसे पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? रसारोहण बोलेंगे। और रसारोहण की क्रिया होती है, उस क्रिया के 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, रसारोहण की क्रिया होती है, उस क्रिया के कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत हैं। उन तीनों सिद्धांतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें देखो मूलदाब, भौतिक बल और जैव बल सिद्धांत है। तो इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत होते क्या हैं और ये सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखो अगर इस क्लास में मैं ये कराऊंगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, इसलिए आगे की क्लास के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। 6वें चैप्टर की केवल 3 ही क्लासें बनी हैं। इन 3 क्लासों के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। उसके पश्चात यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल प्रश्न है वो पूछ सकते हो। आगे जो नया सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि आप लोगों के लिए मैं नोट्स है वो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे पहले मैं इतने दिन नोट्स उपलब्ध करवा रहा था तो वो क्या था, जो पुराना सिलेबस चल था पिछले साल उसके आधार पर थी। लेकिन अब नया सिलेबस में कुछ भाग हटा दिए गए हैं, तो जो हटाए हुए भाग हैं उनको उसमें ना शामिल करके बढ़िया आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। नोट्स है वो इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएगा आपको और PDF के माध्यम से भी उपलब्ध आपको हो जाएगा। इसलिए आप लोग नियमित रूप से ये क्लासें हैं वो देखते रहें। अभी जैसे ये चैप्टर है इसकी 2 क्लासें हो गई है, 1 क्लास और है, तो वो आगे की क्लास है वो अगली क्लास होगी, उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात हम एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। इस चैनल के माध्यम से मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के भी वीडियो डाले हैं, तो जो भी कोई मान लो जान पहचान का हो जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो उसको भी आप लोग बताइए कि जेट की तैयारी के लिए इस चैनल के माध्यम से आप अच्छी प्रकार की पढ़ाई कर सकते हो, अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हो। तो इस चैप्टर की अगली क्लास है वो नेक्स्ट टाइम कल आ जाएगी, उसके अंदर आप देखना और ये चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।